नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे 7 भाई और एक बहन की बहुत ही अच्छी कहानी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक जमींदार रहता था। जमींदार के परिवार में उसकी पत्नी, उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक सबसे छोटी बेटी थी। बेटी का नाम वीरावती था। सभी भाइयों में सबसे छोटी होने के कारण वीरावती सभी भाइयों को बहुत लाडली थी। वीरावती की शादी भी दूसरे गांव के जमींदार से हो चुकी थी। वीरावती का गोहना बाकी था। एक बार गांव में वीरावती अपनी कुछ सहेलियों के साथ नदी पर जाकर नहाने का तय किया। वीरावती के पास ओढ़नी नहीं थी। वीरावती ने आकर अपनी अम्मा से कहा, लेकिन उसकी माँ ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि वीरावती, मेरे पास कोई दुपट्टा नहीं है, क्यों न तुम जाकर अपनी भाभीयों से पूछ लो। अपनी माँ की बात मानकर वीरावती अपनी सबसे बड़ी भाभी के पास गई और कहने लगी, भाभी, आप मुझे अपनी चुनरी दे दो। मैं अपनी सहेलियों के साथ तालाब के किनारे नहाने जा रही हूँ। लेकिन बड़ी भाभी ने यह कहते हुए बात को टाल दिया कि चुनरी बक्से में सबसे नीचे दबी पड़ी है, इसलिए छोटी से मांग लो। भाभी की यह बात सुनकर वीरावती अपनी दूसरे नंबर वाली भाभी के पास गई और वही उनसे कहने लगी कि भाभी, मुझे चुनरी दे दो। उसी तरह दूसरी भाभी ने भी बात को टाल दिया और कहने लगी, छोटी से मांग लो। इसी तरह करते करते 6 भाभियों ने उसे मना कर दिया और कहा, छोटी से मांग लो। आखिर में वीरावती सबसे छोटी भाभी के पास पहुंची और कहने लगी, भाभी, मैं अपनी सहेलियों के साथ तालाब पे नहाने के लिए जा रही हूँ, आप मुझे अपनी चुनरी दे दो। छोटी भाभी ने तुरंत ही बक्सा खोलकर घोटा लगी हुई चुनरी निकालकर तुरंत ही वीरावती को दे दी और कहा, जीजी जरा ध्यान रखना। और दुपट्टा पाकर अगले ही दिन वीरावती अपनी सखियों के साथ तालाब के किनारे नहाने के लिए चली गई। वहां पर उन सभी ने मिलकर खूब मस्ती की और उन्होंने अपना सारा सामान और कपड़े तालाब के किनारे रख दिए। बाहर निकलकर वीरावती अपनी चुनरी देखती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि चुनरी पर तो कौवे ने बीट कर दी थी और वह चुनरी भाभी को बहुत प्रिय थी। यह देखकर वीरावती को लगा, अगर उसकी भाभी को पता चला कि उसकी प्रिय चुनरी पर कौवे ने बीट कर दी है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। यही सोचकर वीरावती ने तालाब के पानी से उस दुपट्टे को धो दिया। वह चुनरी कच्चे रंग की थी, इसलिए उस जगह से उस चुनरी का रंग निकल गया और रह गया वहां पर एक दाग। क्योंकि वीरावती अभी भी छोटी ही थी, क्योंकि उस समय बचपन में ही बाल विवाह हो जाते थे। वीरावती की शादी तो हो चुकी थी, किंतु अभी भी उसमें बचपना था। वह डर गई और उसने डर के मारे भाभी को कुछ नहीं बताया कि उनका दुपट्टा खराब हो गया है और जा करके चुपचाप बक्से में उनका दुपट्टा रख दिया। कुछ दिनों बाद जब छोटी भाभी उस दुपट्टे को निकाल कर देखती है तो उसमें दाग देखकर वो हैरान हो जाती है और छोटी बहू सब समझ जाती है कि ये दाग कैसे आया, कि मेरी ननंद ही मेरे से ये दुपट्टा मांगकर तालाब पर ले गई थी, तो ये दाग उसी ने लगाया होगा। उसे तो अपनी चुनरी बहुत पसंद थी, इसलिए वह वीरावती पर बहुत गुस्सा हो गई और अनशन पार्टी लेकर लौट जाती है। शाम को जब वीरावती का सबसे छोटा भाई घर आता है
और अपनी पत्नी को इस प्रकार देखता है तो वह पूछता है, रानी क्या हुआ? तो रानी कहती है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं बचूंगी नहीं। तब वीरावती का भाई कहता है, रानी ऐसा ना कहो, कोई तो उपाय होगा तुम्हारी तबीयत ठीक करने का। वीरावती की छोटी भाभी बोली, राजन मेरी तबीयत सिर्फ एक ही शर्त पे ठीक हो सकती है। वीरावती का छोटा भाई बोला, रानी जल्दी बताओ क्या शर्त है, मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करूंगा। रानी बोली, राजन मैं सिर्फ एक ही शर्त पे ठीक हो सकती हूँ कि आप अपनी बहन वीरावती के खून से रंगवाकर मुझे चुनरी उठाएं। जब तुम मुझे अपनी बहन के खून से रंग कर चुनरी उठाओगे तब मैं ठीक हो जाऊंगी। इस पर छोटा भाई कहने लगा, बस इतनी सी ही बात है, कल ही मैं तुम्हारी चुनरी अपनी बहन के खून से रंगवा कर ले आऊंगा। अगली सुबह छोटे भाई ने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और बोले कि चलो आज जंगल में गुलर खाने चलेंगे, यह एक जंगली फल होता है। सभी बच्चे तैयार होकर जंगल की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए और गुलर खाने के लिए। सभी को जाता देख वीरावती का मन भी मचलने लगा। वह भी बोली कि मैं भी भैया के साथ जंगल में गुलर खाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि उसका भी मन था। तो इस पर उसका भाई बोला कि ठीक है वीरावती, तुम भी जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम भी चलना हमारे साथ। वीरावती भी सभी बच्चों के साथ और अपने भाई के इरादे को ना जानते हुए उनके साथ जंगल में पहुंच गई। छोटा भाई गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ पर से जो छोटे छोटे गुलर के फल थे वो बच्चों को तोड़ तोड़ के देने लगा। वह सबको फल खाने के लिए दे रहा था, लेकिन वीरावती को नहीं दे रहा था। इस पर वीरावती बोली, भैया आप सबको फल दे रहे हो, मुझे फल नहीं दे रहे क्यों? मेरे पास एक भी फल नहीं आया है। तो वीरावती का भाई बोला कि कहाँ कैसे दूं मैं तुम्हें फल, नीचे डालूं तो फल धूल के हो जाएंगे। इस पर वीरावती ने कहा, आप मेरी दुपट्टे में डाल दीजिए। इस पर भैया बोले कि नहीं, ऐसा करने से कपड़े का मैल इस पर लग जाएगा। इस पर वीरावती बोली, भैया आप एक काम करिए, आप फल सीधा मेरे मुंह में ही डाल दीजिए। इस पर उसका भाई भी बोला, हाँ यही सही रहेगा। वीरावती अपना मुंह खोलकर ऊपर की ओर देखती है कि उसका भाई फल उसके मुंह में डाल देगा, लेकिन वीरावती का भाई तो अपनी योजना बनाए बैठा था। वह वीरावती के मुंह में फल की बजाय चाकू डाल देता है और वह धीरे धीरे वीरावती के हलक तक पहुंच जाता है और वीरावती वहीं दम तोड़ देती है। भाई ने उसके खून से अपनी पत्नी के दुपट्टे को रंग लिया और घर जाकर अपनी पत्नी को दुपट्टा वापस दे दिया। अपनी चुनरी को वापस पाकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और उधर वीरावती की आत्मा उसी गुलर के पेड़ में समा जाती है। कुछ सालों बाद वीरावती के ससुराल वालों ने जमींदार के घर पे नाई को भेजा गोहना करने के लिए। नाई जब गोहने का संदेश देने आया तो वह पैदल चलकर आ रहा था, तो गांव के समीप उसी गुलर के पेड़ के नीचे वह आराम करने के लिए रुक जाता है। थोड़ी देर में वहां आवाज आने लग जाती है, नाई भाई, नाई भाई, भाई ने मारी भाभी ने मरवाई, मेरे खून में चुनरी रंगवाई। यह सुनकर नाई ने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसे फिर से यही आवाज दोबारा आई, नाई भाई, भैया ने मारी भाभी ने मरवाई, मेरे खून में चुनरी रंगवाई। कुछ देर बाद नाई ने देखा कि यह आवाज तो इसी पेड़ के नीचे से आ रही है जिसके नीचे मैं बैठा हूँ। यह कोई और नहीं, वीरावती की आत्मा थी जो इसी पेड़ में समा गई थी। वह नाई डर कर वापस अपने गांव भाग गया और वीरावती के ससुर से सारी बात बता दी।
लेकिन वीरावती के ससुर ने नाई की बातों पर यकीन नहीं किया। वह सोचने लगे कि यह नाई जाना नहीं चाहता, इसलिए बहाने बना रहा है। लीलावती के ससुर ने सोचा कि मैं ही वहां जाता हूँ और गहने की बात पक्की करके आता हूँ। अब की बार वीरावती के ससुर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। वो खुद ही चल पड़े लीलावती के लिए गहने की बात करने के लिए। जाते जाते वह उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। तभी उसी पेड़ से फिर वही आवाज आने लगी, ससुर जी, भैया ने मारी, भाभी ने मरवाई, मेरे खून में चुनरी रंगवाई। ससुर जी ने इधर उधर देखा, लेकिन फिर से वही आवाज आई, भैया ने मारी, भाभी ने मरवाई, अपने मेरे खून में चुनरी रंगवाई। अब वीरावती का जो ससुर था वह भी डरकर वापस अपने घर लौट गया। अब की बार वीरावती के जेठ ने कहा कि मैं जाऊंगा और गहने की बात करके आऊंगा। चलते चलते वीरावती का जेठ भी उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा जिसमें वीरावती की आत्मा थी। तो जेठ जी को भी वीरावती की आवाज सुनाई दी कि जेठ जी, भैया ने मारी, भाभी ने मरवाई, मेरे खून से चुनरी रंगवाई। इस पर लीलावती का जेठ भी डर कर वापस अपने घर पे भाग गया। इसी तरह करते करते गहने का दिन आ गया और इस बार खुद लीलावती के पति ने कहा कि अब की बार मैं जाऊंगा और इस पेड़ को काटकर यह सारा माजरा खत्म कर दूंगा और अपनी पत्नी वीरावती को विदा करा कर लाऊंगा। गहने के दिन वीरावती के पति डोलीकार और लकड़हारे को साथ लेकर चल पड़े। रास्ते में चलते चलते वही गुलर का पेड़ मिला और वहीं सब आराम करने लगे। उस पेड़ से फिर से आवाज आने लगी कि पियाजी, भाई ने मारी, भाभी ने मरवाई, मेरे खून से चुनरी रंगवाई। यह आवाज सुनकर वीरावती का पति तुरंत उस पेड़ को काटने को कहता है। लकड़हारे ने पेड़ काट दिया और पेड़ कटते ही जैसे ही पेड़ नीचे गिरा, पेड़ के कोटक से एक सुंदर सजी सवरी एक सुंदर सी लड़की निकली। वह कोई और नहीं, स्वयं वीरावती ही थी। वह अपना परिचय सभी को देती है और आप बीती सुनाती है। तभी उसका पति बोला कि वीरावती, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हमारा इस गांव से कोई संबंध नहीं है। तुम हमारे घर की अमानत हो, हमारे साथ चलो। और इस तरह वीरावती डोली में बैठकर अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल में उसका भव्य स्वागत होता है और वह अपने ससुराल में खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। वीरावती की सलामती की खबर फैलते फैलते उसके घर तक भी पहुंच जाती है। उसके मायके में उसकी छोटी भाभी यह सुनकर अपने पति पर शक करती है कि तुमने वीरावती के खून से मेरी चुनरी को नहीं रंगा था। इस पर वीरावती का छोटा भाई बोलता है कि रानी, ऐसा नहीं हो सकता, वीरा तो मेरे सामने ही मृत हो चुकी थी। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद करवा चौथ आ रही है। मैं करवा चौथ की कोथली लेकर अपनी बहन के घर जाऊंगा। इस बहाने से सच्चाई भी पता कर लूंगा कि क्या हुआ है। अब पिछला जो भी हुआ उसे भूलकर अपनी बहन के लिए फर्ज निभाना है। इसी बात को सोचकर वीरावती के भाई उसके ससुराल में जाते हैं उसकी करवा चौथ की कोथली लेकर। वीरावती की सास उसे संदेश भेजती है कि वीरावती, तुम्हारे भाई आए हैं करवा लेकर, बाहर आकर उनसे मिल लो। भाई के आगमन की बात सुनकर वीरावती संकट में पड़ जाती है कि कैसे उस भाई से मिलूं जिसने पत्नी के लिए अपनी बहन को मार दिया। वह बाहर जाने से मना कर देती है और धरती माता से प्रार्थना करती है कि हे धरती माता, तू फट जा, मैं तेरे अंदर समा जाऊंगी। मैं ऐसे भाई का चेहरा भी नहीं देखना चाहती जिसने अपनी पत्नी की चुनरी रंगने के लिए मेरी हत्या कर दी। मुझे अपनी गोद में जगह दे दो माँ।
मैं तुम्हारी बेटी हूँ। धरती माँ ने भी वीरावती की पुकार सुनी और उसी समय धरती फट गई और वीरावती उसके अंदर समा गई। इसी तरह वीरावती की कहानी का अंत हो गया। बहुत सी जगह करवा चौथ पर यह कहानी सुनाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीरावती की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।